स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। थर्मोडायनेमिक लॉ या फिर ऊष्मागतिकी के नियम बेसिकली 4 होते हैं। आज इस सेशन में हम लोग 2 नियमों के बारे में या 2 लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो हम डिस्कस करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जो कि ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहलाता है। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या बोलता है? पहली बात तो हमें क्वेश्चन आता है कि इसे शून्यवां नियम क्यों कहा जाता है। आर.एच. फॉवलर करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरा ऊष्मागतिकी का अध्ययन किया। उसके बाद उन्हें लगा कि इसका जो बेसिक है, मेरा जो लॉ है वो इस पूरे थर्मोडायनेमिक का बेसिक लॉ है। इसीलिए पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आ चुका था। और चूंकि जो हमारा जीरोथ लॉ है वो पूरा बेसिक है, इसीलिए उसे नाम दिया गया, फर्स्ट के पहले आने के लिए उसे नाम दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है उसे हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो बोलता है कि यदि कोई सिस्टम, हम कोई 3 सिस्टम लेते हैं और हमारे 2 सिस्टम अलग अलग सेपरेटली अगर तीसरे सिस्टम से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वह आपस में भी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे पास 3 सिस्टम है, एक सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। सिस्टम ए सिस्टम सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम बी सिस्टम सी से सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जो हमारा शून्यवां नियम है वो कहता है कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, इसी को समझने के लिए आगे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम सभी लोगों ने अपने बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ किया है। थर्मोमीटर कुछ इस तरीके से होता है। हम लोग थर्मोमीटर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। इसमें भी 3 सिस्टम है। किस प्रकार से हैं? देखिए, टेम्परेचर है, बॉडी हीट है एंड मर्करी एक्सपेंशन है। बेसिकली होता क्या है, हम थर्मोमीटर को अपनी बॉडी में इस तरीके से रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो मर्करी है वो इस तरीके से एक्सपैंड होती है हमारी बॉडी के हीट के थ्रू। ठीक है, हमारी बॉडी में जो हीट है उसके थ्रू जो मर्करी है उसका एक्सपेंशन होता है। मर्करी का एक्सपेंशन का रिलेशन हम लोग टेम्परेचर से ले लेते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, और डायरेक्ट भी अगर हम बोलें तो हम देख लेते हैं कि बॉडी हीट कितनी है, उस हिसाब से हम लोग टेम्परेचर बताते हैं। तो सिंपली जो रिलेशन बनता है वो इस तरीके से बनता है कि बॉडी हीट भी हमारा टेम्परेचर बता रही है और मर्करी एक्सपेंशन भी हमारा टेम्परेचर बता रही है। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 सिस्टम हुए जो कि हैं टेम्परेचर, बॉडी हीट एंड मर्करी एक्सपेंशन। तीनों आपस में रिलेटेड हैं। जो बॉडी हीट है वो भी हमारा टेम्परेचर ही मेजर कर रही है और जो मर्करी एक्सपेंशन है उससे भी हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो इस तरीके से 3 सिस्टम हैं। तो हम क्या ये नहीं बोल सकते कि जो हमारी बॉडी हीट है उसकी वजह से जो मर्करी है वो एक्सपेंड कर रही है या मर्करी का एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है और बहुत अलग अलग जगहों पे भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे आजकल हम लोग रेजिस्टेंस या फिर जो प्रतिरोध है उसके थ्रू भी हम लोग टेम्परेचर को नाप लेते हैं। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पूरी तरीके से बेसिक है ऊष्मागतिकी का, इसीलिए इसको शून्यवां नियम नाम दिया गया। और ये 3 सिस्टम के बीच में रिलेशन बताता है कि डजंट मैटर अगर कोई सिस्टम एक दूसरे से डायरेक्टली अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, बट अगर वो तीसरे सिस्टम से सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके, हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। 1850 में जूल ने दिया था कि थर्मोडायनेमिक या फिर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। हम लोगों ने ऊर्जा का संरक्षण का नियम पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर हम देखें तो कहा जाता है कि ऊर्जा को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। उसी के थ्रू उन्होंने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बताया था कि आप ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो एनर्जी को, बट एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि हम अपने आसपास भी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है,
उसी के थ्रू इन्होंने बताया था कि जैसे अदर जितनी भी हमारे पास एनर्जी हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इन सभी को हम वर्क में या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें मोस्टली हमारे इंजन वर्क करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू। ये डायग्राम है, स्टेट फर्स्ट और स्टेट सेकेंड है। हमने अगर कोई सिलेंडर लिया है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या गैस के पार्टिकल्स हैं, और ये हमारा एक पिस्टन है। अगर हम इस वाले सिस्टम से हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं इस वाले स्टेट 2 में, तो क्या होता है, हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से संपीड़ित हो जाते हैं या फिर कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है, ये पास पास आ जाते हैं और हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे था और अब हमारा वॉल्यूम ये हो गया है। ठीक है, वॉल्यूम कम होने में कुछ ना कुछ वर्क होता है, और वो वर्क होता है हीट के रिलेशन में, है ना, क्योंकि हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र किया है, इसीलिए हमारे पास कुछ ना कुछ वर्क आता है। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर हीट ट्रांसफ़र किया गया है तो हमारा टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर अगर हमारा चेंज होता है तो वो हमारे इंटरनल एनर्जी में भी क्या होता है, चेंज होता है। और इंटरनल एनर्जी अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारी स्टेट 2 की इंटरनल एनर्जी E2 है और स्टेट 1 की इंटरनल एनर्जी E1 है, तो E2 माइनस E1, या फिर हम बोले कि ऊर्जा में परिवर्तन जो हमारा होता है वो होता है Q जितनी आपने हीट ट्रांसफ़र की है एंड W जितना भी आपका वर्क हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का अगर हम इक्वेशन देखें तो वो इस प्रकार से होता है, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल यू। जो हम इंटरनल एनर्जी ले रहे हैं उसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल यू लिखा है इट मीन्स कि आपने चेंज लिया है आंतरिक ऊर्जा या फिर इंटरनल एनर्जी में। यहीं से अगर हम Q की वैल्यू निकालते हैं तो Q इज इक्वल्स टू होता है W प्लस डेल U। ठीक है, तो इससे हम हीट भी ट्रांसफ़र जो हमने की है वो भी हम देख सकते हैं, निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से कितनी हीट हम लोगों ने ट्रांसफ़र की है, और हम वर्क भी निकाल सकते हैं कि हमारा अगर कंप्रेशन हो रहा है या फिर एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, तो उसमें कितना परिवर्तन हुआ है हमारे वॉल्यूम में, डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है, और उतना ही हम वर्क लेते हैं। ठीक है, जो मैं बात कर रही थी ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में, वो बहुत बेसिक है। और हम देखते हैं, जैसे यदि ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स को हम पुश करें यदि, तो हमारी जो हाथ की एनर्जी है वो ये बॉक्स लेता है, और हमारी हाथ की एनर्जी को गेन करके ये अपनी पोजीशन में चेंज कर लेता है, इस तरफ की ओर वो बढ़ जाता है। मतलब इसकी पोजीशन क्या हो गई, अब चेंज हो गई। तो ओवरऑल क्या हुआ, हमारी एनर्जी काय में कन्वर्ट हुई है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, जिसके कारण क्या हुआ है, हमारा ये वाला बॉक्स इस पोजीशन में आ गया है या आगे की ओर बढ़ गया है। ठीक है, अगर इस तरीके से होता है तो ये हमारा होता है पॉजिटिव वर्क, और अगर हम इसको पुल करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात करें, यदि डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है, इसे कहा जाता है कि चेंज इन हीट इज इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस जितना भी वर्क आपके द्वारा किया गया है। यदि हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो हमारा जो ऊष्मा है या क्यू है वो होती है पॉजिटिव। यदि हम किसी सिस्टम से हीट लेते हैं या ऑब्जर्व करते हैं तो वो होता है क्यू नेगेटिव। ओके, टी यदि टी और यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, टेम्परेचर और जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो टी यदि इंक्रीज होता है तो हमारा यू पॉजिटिव होगा, टी यदि डिक्रीज हुआ तो हमारा जो यू है, जो इंटरनल एनर्जी है वो भी डिक्रीज होगी और वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ये हमारे साइन कन्वेंशन थे इस इक्वेशन के लिए कि यदि हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो जो ये डी क्यू है वो आपका पॉजिटिव रहेगा, यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये डी क्यू आपका नेगेटिव रहेगा। टी जो है बढ़ रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहेगा, यदि टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। वर्क जैसे मैंने अभी बताया कि यदि हम पुश कर रहे हैं तो पॉजिटिव वर्क होगा और पुल कर रहे हैं तो हमारा वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, ओवरऑल हमने आज के सेशन में क्या देखा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखा। जीरोथ लॉ
क्या कहता है कि यदि दो बॉडी या सिस्टम अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि आप ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, आप उसको रूपांतरित कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि इंजन कैसे वर्क करते हैं और कौन कौन से इंजन होते हैं। थैंक यू।